नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज यहाँ पर जो एसएससी जीडी की 6 फरवरी की आपकी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन मिल चुके हैं। इसमें आपके कुछ हिंदी के हैं और ज़्यादातर इसमें जी के जीएस की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिले हैं आपके, तो इनको विस्तार से देखेंगे। और जितनी भी पिछली शिफ्टें हुई हैं इसके वीडियो बना दिए गए हैं हमने, तो जरूर देख लें, अपनी अपनी शिफ्ट का एनालिसिस कर लें। इसके बाद आपकी मैथ और रीजनिंग की भी आपको जल्दी ही ला देंगे। हिंदी तो आपको सरल आ रही है, सबको पता है क्या है। एक दो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है तो आपस में मिला लेते हैं बोलो। लेकिन इसमें करंट अफेयर्स के अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, 21 के भी पूछ रहे हैं, 19 के भी पूछ रहे हैं, तो इसको विस्तार से देखें। और जो भी अभ्यर्थी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर कर दें, जिनके भी आगामी शिफ्टों में अभी क्वेश्चन पेपर रह गए तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, माझीपुर पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो हरियाणा में ये मनाया जाता है। दिल्ली, कुरुक्षेत्र, ये वाला हरियाणा, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, ब्रज प्रदेश, मालवा, निवाड़ और राजस्थान, गुजरात में भी इसको मनाया जाता है माझी पर्व। माझी पर्व देवी पूजा का प्रमुख पर्व है जो मुख्यतः नवरात्रि में मनाया जाता है। कई स्थानों पर यह भाद्रपद पूर्णिमा के अश्विनी मास में की अमावस्या तक मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है अंदर से, सांस्कृतिक कल्चर से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में? यहाँ से आपके नीति निर्देशक तत्व हो या चाहे मौलिक अधिकार हो या चाहे मौलिक कर्तव्य, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। तो कौन से, अभी इसके पहले मौलिक अधिकार का पूछा था तो अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएंगे, उनके बीच में मौलिक अधिकार हैं। और अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 हो जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं और यह आयरलैंड से लिए गए हैं। किससे? आयरलैंड। नीतियाँ किसके साथ बनाते हो अपन? नीति निर्देशक तत्व तो अपने यार के साथ बनाए तो आयरलैंड, इस प्रकार से आज को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1993 में भारत ने जो फुटबॉल मैच जीता था वह कहाँ आयोजित किया गया था? ये देखिए कितना कठिन क्वेश्चन पूछा गया है। 1993 में कई बच्चे तो उस समय पैदा भी नहीं हुए हैं, ज़्यादातर बच्चे तो पैदा भी नहीं हुए होंगे उस समय। एक कितनी कब का पूछ लिया गया है। तो इसमें ये लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। इसका आपका 1993 में लाहौर में हुआ था। विजेता भारत और विजेता श्रीलंका रहा था, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त विधिक सहायता प्रदान कराता है? अनुच्छेद 39A। 42 में संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था 1976 में, तो इसको जरूर ध्यान रखें। इसमें अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित कराना, सभी के लिए निःशुल्क न्याय इसमें व्यवस्था की गई है। जो आपकी 100 नंबर गाड़ियाँ आती हैं या कोई रिपोर्ट करने जाओ तो फ्री में वो आपके माहौल को देखने आते हैं, कहाँ झगड़ा हुआ है, तो यही सब आपकी फ्री विधिक सहायता है। सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? तो सिंधु को ऋग्वेद में सिंधु ही कहा जाता है। इसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी बताया गया। ऋग्वेद में सिंधु नदी का जिक्र कई बार हुआ है और इसमें यमुना नदी का 3 बार जिक्र हुआ है और इसमें गंगा नदी का 1 बार जिक्र हुआ है। इसको पूछा जा सकता है, आगे शिफ्टों में पूछा भी गया है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से यामिनी कृष्ण मूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शैली की प्रमुख नृत्यांगना है। यामिनी कृष्णमूर्ति को मिले पुरस्कार साल 1968 में इनको क्या मिला? पद्म श्री से सम्मानित किया गया। 2001 में पद्म भूषण से और 2016 में पद्म विभूषण इनको दिया गया। तो ये पूछे जा सकते हैं आगामी शिफ्टों में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सिम्बायोसिस या सहजीवन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो जैव विज्ञान या और पारिस्थितिकी से संबंधित हो जाएगी, इसको जरूर हो जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान संविधान
में किस अनुच्छेद के तहत किए गए हैं। जो ओबीसी के प्रावधान है इनको कितना परसेंट, 27% आरक्षण देना है, 14% देना है या 17% देना है। तो और जो ओबीसी का आरक्षण है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 15 के 4 में और 16 के 4 में इनको दिया गया है। इसमें 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कि आप यहाँ पर हुए आपका लिंग गलत है तो इसको प्रकार से जो पुरुष है महिलाएं हैं एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संशोधित करते हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35, मतलब इसमें मौलिक अधिकार पूछा गया तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, यूएसए से इनको लिया गया है और इनका भाग 3 में इनको बताया गया है। और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनके मूल अधिकार क्या होते हैं, इनको हनन किस प्रकार से हो सकता है, इनका कब रोका जा सकता है, इसमें सब विस्तार से बताया गया है। अगला है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में 7 सिस्टर 7 बहनों की न्यूनतम जनसंख्या किसकी है। तो उसमें मिजोरम की हो जाएगी। आप लोगों ने भारत का नक्शा देखा होगा तो इस प्रकार से यहाँ पर सिक्किम हो गया, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर असम हो गया, यहाँ पर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। इनको सबसे कम जनसंख्या पूछा है तो इसमें आपकी मिजोरम की हो जाएगी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा, बृहद्रथ हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मौर्य वंश से भी इसका शुभारंभ किसने किया है, या इसमें मौर्य जो वंश के बिंदुसार थे या आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे किस वंश से संबंधित रखते थे, या चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम है, ऐसे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। मौर्य वंश का वह मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने शुंग साम्राज्य की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने इसके बाद शुंग वंश की स्थापना की, फिर कर्ण वंश की स्थापना हुई, फिर सातवाहन वंश आ गया इसमें। तो ऐसे क्रम से चलते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, सितार वादक है। और पंडित शिव कुमार का किससे है, शिव कुमार संतूर बजाते हैं। और पंडित रविशंकर सितार वादक हो जाएंगे। इसका हमने वीडियो विस्तार से बना दिया गया है। जितने भी बाधा के अंत हैं उनके बाद बजाने वाले हैं उनको, तो उनको जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देंगे इसकी। हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ से हरित क्रांति से इसकी कई प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। शुरू कब हुई, इसका आपका किस प्रकार से इनके जन्मदाता कौन है भारत में या विश्व में, इनके जन्मदाता कौन है, क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि को आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकों जैसे कि उच्च उपज वाले किस्म के बीज, सिंचाई सुविधाएं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन किया गया था। इस प्रकार के होते हैं। और भारत में एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। HYV जो हाइब्रिड बीज होते हैं प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित किए गए थे। नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको में इन्होंने उसका हरित क्रांति का प्रयोग किया था। और हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम विलियम गॉड ने किया था। और नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में 1966 में हरित क्रांति आई थी इंदिरा गांधी सरकार में। 1965 में शुरू हुआ, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक और चावल उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई, जिससे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है उसमें अधिक लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। तो टेनिस से हो जाएगी। एक होता है आपका टेबल टेनिस, एक होता है लॉन टेनिस जो आपके कोर्ट पर खेला जाता है। तो लॉन टेनिस से संबंधित है। पूर्व विम्बलडन डबल चैंपियन सानिया मिर्जा ने 2022 में के बाद टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। 2005 में WTA सिंगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अंदर से, ना उत्तर पूर्व का पूछा ना पूरे भारत का पूछा। मैनचेस्टर व्यक्तिगत तौर पे भारत राज्य जो राजस्थान राज्य का है उसका पूछ लिया गया है, तो ये भीलवाड़ा हो जाएगा मैनचेस्टर। अगला, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा हो जाएगा आपका? गोवा हो जाएगा, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राजस्थान हो जाएगा, और सबसे बड़ा जनसंख्या वाला आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, आगे पूछे जा सकते हैं अगले सप्ताह में। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सतलुज नदी को क्या नाम से जाना जाता है? ये शतद्री हो जाएगा। यहाँ पर अभी सिंधु का पूछा जाता है, तो सिंधु को सिंधु ही कहा जाता है, और सिंधु की वजह से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा है। उसको हिंदू हिंदू बोलते थे वो आपके वो अफगानी वहाँ से आए थे, वहाँ पर फारसी भाषा बोली जाती है, उसकी वजह से उसका नाम परिवर्तित हुआ था। इसको शतद्री कहते हैं। इसके अन्य नाम भी देख लेते हैं, कौन सी नदी को क्या कहते हैं। सतलज नदी के बारे में, यह सतलज नदी सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। यह सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो तिब्बत से निकलती है, सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। मोस्ट क्वेश्चन है, सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है, राक्षसताल से निकलती है। सतलज नदी का उद्गम दक्षिण पश्चिम तिब्बत के समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के राक्षसताल से निकलता है। इसका उद्गम पूछा जा सकता है, और सिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। ये और भांगड़ा नागल बांध का निर्माण इस सतलज नदी पर हुआ है, ये हरियाणा पंजाब के बीच में, इसको ध्यान रखना है। और जो आधुनिक नाम है और जो वेदों में इनको अन्य नाम से जाना जाता था देख लेते हैं। जैसे सिंधु को क्या सरस्वती या दृश्य, पता ये पुराना नाम है, इसको घग्गर या रक्षी या चित्तगढ़ इसको कहते हैं। ये पुराना नाम सरस्वती था, इसका अब लुप्त हो गई है। सिंधु को सिंध कहा जाता था, और रावी को क्या कहा जाता? पुरुषनी। पुराना नाम इसका क्या है? रावी को पुरुषनी कहा जाता है। सतलज को क्या? शतद्री। ब्यास को बिपाशा। ब्यास को तो आराम से याद कर सकते हैं, बिपाशा कर सकते हैं। कुर्रम का कुरुम हो जाएगा। और आगे चलते हैं, इसके बाद काबुल का जो काबुल नदी है वहाँ पर कुंभा उसको कहा जाता है। झेलम का वितस्ता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, झेलम का वितस्ता हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अगले शिफ्ट में यही पूछे जाने वाला है। चुनाव का असीकनी, ये भी मोस्ट है। गंडक का सदानीरा, गंडक मतलब सदानीरा, हमेशा इसमें पानी रहता है। गोमल का गोमती, और स्वास्थ्य का सुवास्तु, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर देखें। इसके बाद आ जाता है सोहनन का सो सोमा हो जाएगा। मरुवर्धमन को मरुधा हो जाएगा, और घग्गर का क्या हो जाएगा? दृश्य हो जाएगा इसका प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एक से क्वेश्चन है, तो इसमें इसकी स्थापना 21 जनवरी 1992 महिला आयोग की पूछी जाती है, और मानवाधिकार आयोग की पूछी जाती है, तो 1993 में हुई थी। और आयोग की पहली प्रमुख जयंती पटनायक थी। 19 अक्टूबर 2024 तक विजय किशोर रहटकर अध्यक्ष रहे हैं, ये 9वीं अध्यक्ष बनी है इसकी, तो इसको ध्यान रखना है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो पीसी महालनोबिस के द्वारा इसको किया गया था, और औद्योगिकीकरण पर इस पर जोर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से 56 तक कृषि पर जोर दिया गया था, 56 से 61 तक ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, और पीसी महालनोबिस द्वारा दी गई थी। उद्योग पर इसको बल दिया गया था। अगला है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षण और आर्थिक हितों को बढ़ावा कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 46 देता है। यहाँ से आपके नीति निर्देशक तत्व से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वर्तमान में भारत के बाल विकास मंत्री कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी को बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। अगला है, आत्मा का विलोम शब्द पूछा गया, तो परमात्मा हो जाएगा, हिंदी के क्वेश्चन है। और कुछ विलोम शब्द हैं, ईमानदारी का विलोम शब्द बेईमान, सदाचारी का दुराचारी, स्वर्ग का नरक, और दयालु का निर्दय, आपका ये हो जाएगा। इसके बाद ठंड का आपका गर्म हो जाएगा। आपका ठंडी का पूछे तो आपके गर्मी हो जाएगा, अगर ठंड का पूछे तो गर्म हो जाएगा। गंगा के पर्यायवाची पूछा गया था कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो गंगा के पर्यायवाची देख लीजिए, भागीरथी है, देव नदी है, मंदाकिनी, देवपगा है, सुरसरिता है,
विष्णुपदी है, स्वरपंगा है, त्रिपंगा है, त्रिथंबा है, जानवी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गंगोत्री। और इसमें गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी में से ढूंढने थे। तो ये आज की जो थर्ड शिफ्ट है आपकी 6 फरवरी की, तो ये थर्ड शिफ्ट अपने अपने क्वेश्चन का एनालिसिस कर लें, और इसमें हम जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं उसका भी वीडियो जल्दी बनाएंगे। धन्यवाद साथियों, और 7 फरवरी की भी शिफ्ट में जल्दी ही आपको लाएंगे क्वेश्चन। धन्यवाद साथियों।